हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं नाम उत्कर्ष सिंह और आपने चैनल खोल लिया हमारा प्यारा सा टारगेट सेमेस्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर्स का सेकंड सेमेस्टर का पेपर। ये कौन सा पेपर होने वाला है? ये पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ यूरोप का। एक बार मैं नाम लिख ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपने सिलेबस से मिला लेंगे। तो हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक वीडियो बनाई जाए हिस्ट्री ऑफ यूरोप के ऊपर, यूरोप के इतिहास के ऊपर, ठीक है? तो आज हम एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप की, ठीक है? अब देखो, हिस्ट्री ऑफ यूरोप कई पार्ट्स में होता है, तो जो हमें जो डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ यूरोप वो है 1600 से लेकर 1789 तक, 1600 से लेकर 1789 एडी तक का हिस्ट्री हमें क्या करना है, डिस्कस करना है यूरोप का। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? जैसे इसमें आता है आपका बर्बन डायनेस्टी, इसको बुर्बो डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है? इसमें राइस ऑफ प्रूशिया वाला चैप्टर आता है। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है। इसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है। इसमें कमर्शियल डेवलपमेंट आता है, और कमर्शियल डेवलपमेंट के अलावा एज ऑफ एनलाइटमेंट वाला एक चैप्टर है, वो भी इसमें आता है, ठीक है? तो ये इतने सारे चैप्टर्स हैं जो हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। बर्बन डायनेस्टी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, राइस ऑफ प्रूशिया, ठीक है? इसके अलावा अमेरिका के वॉर्स के बारे में, जिसको हमने कहा अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रांस आफ्टर लुइस 14, लुइस 15 एंड लुइस 16। फ्रांस में क्या चीज था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें लुइस 14, लुइस 14वां, लुइस 15वां और लुइस 16वां के बारे में पढ़ना है। और कॉसेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या कारण रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो ये जो सिलेबस है आपका, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज में सिलेबस यही रहता है। बस आपको क्या करना है, आपको एक बार टाइमलाइन चेक करना है। टाइमलाइन इसका कितना है? 1600 से लेकर 1789 तक है, ठीक है? तो आपके भी सिलेबस में 1600 से लेकर के 1789 लिखा होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में इतना लिखा हुआ है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे छोड़ दो क्या लिखा हुआ है, भूल जाओ, ठीक है? क्लियर है सबको? चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी इस डिस्कशन को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो कौन था? ठीक है, लेखक था, अन्वेषक था, वैज्ञानिक था कि भूगोलवेत्ता था? तो एक इन्वेस्टिगेटर था जो कि चाइना का ट्रेवल करता है, ठीक है? इसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो नाम था एक पर्सन का, जो कहा जाता है, जो कि एक इटालियन यात्री होता है, जो कि कहा जाता है मंगोलिय सम्राट के दरबार में जाता है। मंगोलिय सम्राट उस समय कौन होते हैं? उस समय मंगोलिय सम्राट का नाम होता है कबुलाई खान। क्या नाम होता है उनका? उनका नाम होता है कबुलाई खान। तो ये कबुलाई खान के दरबार में जाता है और कई साल उनके दरबार में रहता है, वहां का कल्चर सीखता है, वहां की एजुकेशन को सीखने का काम करता है, बहुत सारी चीजें वहां से सीखता है। इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप मार्को पोलो सर्च करेंगे आपको वेब सीरीज मिल जाएगी, ठीक है? तो मार्को पोलो बहुत फेमस इंसान है, ठीक है? ये क्या था? एक इटालियन पर्सन था, जो इटालियन कहाँ से आया था? इटली में एक जगह है वेनिस, वेनिस से आया था, ठीक है? और मार्को पोलो को हम कहते हैं प्रिंस ऑफ मिडेवल ट्रेवलर्स, ठीक है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ मिडाइवल ट्रेवलर्स, प्रिंस ऑफ मिडाइवल ट्रेवलर्स भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं मार्को पोलो को। सबको इतनी चीजें क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मध्यकालीन यात्रियों का क्या कहा जाता है? उसको राजकुमार कहा जाता है, ठीक है? इतनी सारी चीजें जो भी मैं लिखी हैं क्लियर लिख लीजिए। ईयर अगर लिखना हो तो 1272 में भारत में आता है मार्को, मतलब चाइना जाता है 1272 में मार्को पोलो, भारत नहीं आता है कभी भी, ठीक है?
चाइना की ही जर्नी करता है, और वो जर्नी उसको ऐसी जर्नी होती है कि ये 12वीं सेंचुरी में आता है, ठीक है, 12th सेंचुरी में आता है, और इसी को देखकर बहुत सारे यात्री बाद में 14वीं 15वीं शताब्दी में आना स्टार्ट करते हैं, इसी को देख करके, इसी के पद चिन्हों पर चल के। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? पुर्तगाल, स्पेन, इटली, या इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज्योग्राफिकल रिसर्चेस हुई, जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को फॉल किया गया, कॉन्स्टेंटिनोपल को ओटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया? हड़प लिया। जब उस इलाके को ओटोमन तुर्कों ने हड़प लिया, तो जब यूरोप के जो नए नए मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कोई नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी करने की बात कही, ठीक है। तो नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में जो सबसे पहले जो लोग थे वो कौन थे? पुर्तगाली हुआ करते थे, पोर्टुगीज हुआ करते थे। पहली बार भारत में पोर्टुगीज आए थे, फर्स्ट टाइम भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और सभी को पता है कि 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत में आया था। तो कई सारे देश थे जिन्होंने भौगोलिक क्या किया? अनुसंधान किया। उसमें से प्रमुख देश कौन सा था? पोर्टुगीज क्या था? उसमें से प्रमुख देश था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड? इनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ये पहले इंसान है जिन्होंने पूरी दुनिया का एक बार चक्कर भी लगाया है, ठीक है। तो दुनिया की जल यात्रा करने वाला कहा जाता है कि अगर हम एक साइड से देखें, अगर देखो ऐसे देखते हैं, इधर क्या है? इधर हम देखते हैं, इधर क्या? ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। तो वेस्ट से पूरा का पूरा घूम के, ईस्ट घूम के फिर से ये वेस्ट की तरफ आ गया। ऐसा कौन सा इंसान है? ये करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि किसने जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो पूरा सरकमफ्रेंस बना लिया, जिसने वेस्ट से चला ईस्ट में गया, फिर ईस्ट से फिर क्या हो गया? वेस्ट में चला आया। पहले लोग मानते थे कि जो दुनिया है, दुनिया का कोई छोर है, और दुनिया कहीं पे जाके क्या होती? खत्म हो जाती है। पहले लोग के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था, रेनेसेंस पुण्य जागरण के पहले, ठीक है। लेकिन जब पुण्य जागरण आ गया तो कई सारे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई, कई सारे ट्रेवलर्स आए गए, तो उन लोगों ने बात समझी और ये बात देखने का उन लोगों ने काम किया कि यार ऐसी बात नहीं है, दुनिया क्या है? पूरी तरीके से सरकमफ्रेंस है, गोल है पूरी तरीके से, और अगर हम एक जगह से चलेंगे तो दूसरी जगह हम पहुंचेंगे, और वहां से फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे हम पहले थे, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वह पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने केप ऑफ गुड स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? ठीक है, कौन था ये व्यक्ति? केप ऑफ गुड होप द्वीप इसका नाम रखा। तो ये कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकार्क या बार्थोलोमियो डियास? इनका नाम था बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम था इनका? इनका नाम था बार्थोलोमियो डियास, जिन्होंने जल मार्ग का क्या किया? पता लगाया, और पश्चिम अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है पश्चिम में, उन्होंने क्या किया? वहां तक पहली बार गए। अगर आप ये लिखना चाहें बार्थोलोमियो डियास का, तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमियो डियास ने। किस ईयर की थी? 1487 में की थी। 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज कौन करता है? बार्थोलोमियो डियास करते, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये एकदम साउथर्न पार्ट है, एकदम अफ्रीका वाला, एकदम जो नीचे का, एकदम अफ्रीका का जैसे ये मैप है, ठीक है, अफ्रीका के मैप का ये जो नीचे वाला एकदम जो पार्ट है, जो यूरोप, जैसे यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर है, यहाँ से घूम कर हम यहाँ जाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। चलो, बार्थोलोमियो डियास ने 1487 में केप ऑफ गुड होप की क्या की? खोज की थी, ठीक है। इसको पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके केप ऑफ गुड द्वीप कर दिया गया। चलो, क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा को किस देश के शासक शासिका ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस की सहायता किस देश ने की थी? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी।
1492 में अमेरिका की खोज करने वाला आदमी कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस है। और क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद किस देश के शासक या शासिकाओं ने की थी? तो स्पेन के राजा ने और वहां की जो महारानी थी उन्होंने क्या की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद की थी। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1492 पर अमेरिका की खोज करने वाला कौन है? तो 1492 में अमेरिका की खोज करने वाला है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इनकी मदद की थी इसाबेला और फर्डिनेंड ने। इसाबेला वहां की महारानी थी स्पेन की, इनका नाम था इसाबेला, और वहां के राजा थे उनका नाम था फर्डिनेंड। इन लोगों ने क्या की थी? मदद की थी क्रिस्टोफर कोलंबस की। ठीक है, वित्तीय सहायता की थी कि वो क्या कर सके, अपनी जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज है सो कंटिन्यू रख सके। चलो, उत्मांशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था? बार्थोलोम्यू डियास? गलत। अल्बुकार्क? नहीं। मैगलन? नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू पहली बार भारत पहुंचने वाला 1498 में कौन था? वास्को डिगामा था। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। ऑप्शन में वास्को डिगामा कहीं पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो इसको हमने क्या मार दिया? नन ऑफ द एबव मार दिया। ठीक है, अगर कहीं लिखा रहता तो वही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वास्को डिगामा ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे। चलो, कौन सा खोजी यात्री फिलीपींस में स्पेनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल हुआ था? फिलीपींस में, फिलीपींस जो जगह है वहां पर स्पेन की कॉलोनी स्थापित करने वाला कौन था? तो मुगुल लोपेज डी लिगाजी नाम था। क्या नाम था? मुगुल लोपेज डी लिगाजी नाम था। इनको लिगाजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन था जिसने क्या किया? स्पेनिश कॉलोनी स्टैब्लिश की फिलीपींस में। उनका नाम था म्यूगुल लोपेज डी लेपार्जी। जो लास्ट का नाम है वो याद रखो। ठीक है, ले गाग्सपी। ठीक है, लेग गाग्सपी नाम है। ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलो, 8 क्वेश्चन देखो। यूरोप वासियों को कागज, एक मुद्रण, कुतुबनामा तथा बारूद की सामग्री की जानकारी किनसे प्राप्त हुई थी? किनसे कागज, कुतुबनामा, बारूद की सामग्री की जानकारी किससे प्राप्त हुई? ठीक है, यूरोपीय लोगों को ये सारी चीजें किस लोगों से प्राप्त हुई? किन से पता हुआ? तो मंगोलों से ये सारी चीजों को क्या किया? सीखा। यूरोप के लोगों ने ये सारी चीजें, जो सब चीजें लिखी हैं, कागज, मुद्रण, कुतुबनामा, बारूद, ये सब चीजें यूरोप के लोगों ने किससे सीखी? मंगोलियों से सीखी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, चलो, वो इतावली कप्तान कौन था जिसने वेनेजुला, मैक्सिको की खाड़ी की खोज की? ठीक है, जिसने किसी खोज की? वेनेजुला की खोज की, तथा यूएसए का नाम उसके नाम पर पड़ा। अब देखो यहाँ पे यूएसए का नाम क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम उसके नाम पर है। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पूसी। आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिगो वेस्पूसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, इसको स्टार मार्क मान लो। फिर से क्वेश्चन 101% एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा? अमेरिका का नाम पड़ा अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे। ठीक है, अमेरिको वेस्पूसी, इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। इनके नाम में भी अमेरिको है, यहाँ पे भी क्या है? अमेरिकन है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, किस सभ्यता के स्थानीय निवासी इंका कहलाते थे? ठीक है, कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन था जिसके जो निवासी है वो इंका कहा जाता था? इंका कहा जाता था उन लोगों को। ठीक है, तो इंका कहा जाता था पेरू के लोगों को। क्या कहा जाता था? पेरू को लोगों को क्या कहा जाता था? इंका कहा जाता था। आंसर हो जाएगा इसका सी, पेरू। ठीक है, चलो, प्रयोधन कालीन विचारक मॉन्टेस्क्यू। सब लोग मॉन्टेस्क्यू का नाम जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू को जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू को सभी लोग जरूर क्या करेंगे? पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉन्टेस्क्यू क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो प्रयोजनकालीन विचारक मॉन्टेस्क्यू के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। उसका बचपन का नाम चार्ल्स लुई सेकंड था, ठीक है। वो यहाँ पे हमें वो बताना है कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है, कौन सी चीज गलत है, वो हमें बताना है, ठीक है। उसका बचपन का नाम चार्ल्स लुई सेकंड था, ठीक है। वो बोर्डो की पाल्मा का अध्यक्ष भी रह चुका था, ठीक है। 1728 में उसने यूरोप की यात्रा की, ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। उसने ब्रिटेन प्रवास के दौरान ब्रिटिश संविधान की आलोचना की थी, ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है। उसने ब्रिटिश संविधान की आलोचना नहीं की थी, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है मॉन्टेस्क्यू के बारे में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू की किताब है, इस किताब का क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू की किताब है, इस किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये द स्पिरिट ऑफ लॉज किस सन में लिखी गई है? ये लिखी गई है 1748 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड, ठीक है। चलो, मॉन्टेस्क्यू की कीर्ति द स्पिरिट ऑफ लॉज, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है। मॉन्टेस्क्यू कीर्ति द स्पिरिट ऑफ लॉज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? द स्पिरिट ऑफ लॉज का प्रकाशन हुआ 1748 में, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज का पब्लिशिंग किस ईयर में हुआ? 1748 में हुआ। इसको स्टार मार्क मार लो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ठीक है, इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जरूर इन सबसे क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। राष्ट्र राज्यों के उदय किस शताब्दी में आरंभ हुआ? इन विच सेंचुरी डिड द राइज ऑफ नेशन स्टार्ट? नेशन का जो मतलब कि राइज है वो किस शताब्दी में स्टार्ट हुआ? 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ? 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। आंसर हो जाएगा 16th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन राष्ट्रीय राज्यों के उदय से क्या प्रभाव नहीं पड़ा? जो राज्यों का मतलब जो न्यू स्टेट्स बने उनसे क्या प्रभाव नहीं पड़ा वो बताना है, क्या नहीं पड़ा वो बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा का प्रोत्साहन मिला, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको क्या मिला? इंकरेजमेंट मिला, ये सही है। नवीन राष्ट्रीय साहित्य की रचना हुई, ये भी सही है। राष्ट्रीय नव चेतना का विकास हुआ, ठीक है। नेशनल कॉन्सिक्वेंस डेवलप हुआ, ये भी सही है। ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रों की सीमाएं अधिक अतार्किक हो गई, ठीक है। अतार्किक नहीं होगा, गलत है, ठीक है। यहाँ तार्किक होगा, अतार्किक नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ तार्किक होता तो ये वाला पॉइंट भी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया? अतार्किक लिखा गया है। इंग्लिश में पढ़ो। द बाउंड्रीज ऑफ नेशन बिकेम मोर इरेशनल ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड। यहाँ इरेशनल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? रैशनल होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? गलत है। इसमें बताना है कि गलत क्या है, तो ये डी वाला पॉइंट क्या है? गलत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नवीन राष्ट्रीय राज्यों के उदय से क्या प्रभाव पड़ा? What effect was not caused by the emergence of new national states, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। चलो, 16वीं सदी में राष्ट्र राज्यों की संकल्पना को किसने बढ़ावा दिया? Who promoted the concept of nation state in the 16th century? आंसर हो जाएगा इसका मैकियावली। आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावली, ठीक है। मैकियावली ने किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम है? द प्रिंस नाम है, ठीक है। मैकियावली ने किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? द प्रिंस नाम है, बहुत फेमस किताब है। उसको कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भी क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़े गए थे। द 100-year वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध लड़े गए थे, जिसमें बाद में जीत किसकी हुई थी? फ्रांस की जीत हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें बाद में जीत किसकी हुई थी? फ्रांस की जीत हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ये जो युद्ध है वो 1337 से 1453 तक चलता है। आंसर हो जाएगा बी, 1337 से 1453 एडी। क्लियर है सबको? चलो, थोड़ा सा टाइम का कमी है, इसीलिए थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी में, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास बताने वाली हैं, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो उसके लिए सो सॉरी। अगर थोड़ा और टाइम रहता तो और अच्छे से हम इसको पढ़ाते। चलो, ब्रिटेन के सम्राट हेनरी सप्तम ने सप्तवर्षीय युद्धों में ब्रिटेन की हार के पश्चात सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए थे? चलो देखो कि क्या कदम उठाए थे हेनरी सप्तम ने। हेनरी सेवन ने कौन से कदम उठाए थे? उसने 1487 में लियरी और
मेंटेनेंस नामक कानून द्वारा सामंतों को पृथक सेना रखने का निषेध कर दिया, ठीक है। स्टार चैम्बर न्यायालयों की पुनर्स्थापना कर सामंतों की मनमानी रोक दी, ये न्यायालय सामंतों को दंड देने में सक्षम थे, सही है। आर्थिक सुधारों द्वारा राजकीय आय में वृद्धि के उपाय किए गए, ठीक है, सही, एकदम 101% पॉइंट सही है। सामंतों व कुलीनों के प्रभाव को कम करने हेतु मध्य वर्ग को संरक्षण दिया, ये चारों पॉइंट क्या है, सही है। ऑल ऑफ द अबव आर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, ठीक है। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे जो किसके थे, हेनरी सेवेंथ के थे। क्लियर है सबको? चलो, ब्रिटेन में ट्यूडर वंश की संस्थापक कौन है? स्टार मार्क मान लो, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है 100%, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है। क्या क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन में ट्यूडर वंश के संस्थापक कौन है? तो ब्रिटेन में ट्यूडर वंश के संस्थापक हैं हेनरी सेवेंथ। कौन है? हेनरी सेवेंथ है। आंसर हो जाएगा इसका हेनरी सेवेंथ, ठीक है। इसको स्टार मार्क मान लो, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है, 100% रिपीट होगा। चलो, फ्रांस के किस शासक ने शतवर्षीय युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया तथा राष्ट्रीय सैनिकों को उचित व्यवस्था हेतु टेले नामक कर लगाने की अनुमति दी? कौन सा कर? टेले नामक एक कर होता है जिसकी लगाने की अनुमति दी। स्टेट्स जनरल से प्राप्ति की। इस चीज की प्राप्ति किससे की? स्टेट्स जनरल से। क्या की? इस चीज की प्राप्ति की। कौन था वो शासक? चार्ल्स सप्तम, लुईस 11वां, हेनरी चतुर्थ या फिर लुईस 14? तो वो शासक कौन था? वो शासक था चार्ल्स सप्तम। चार्ल्स सेवेंथ वो कौन था? शासक हुआ करता था, ठीक है। टेले क्या होता है? एक प्रकार का कर होता है जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। चलो, 20वां क्वेश्चन देखो क्या है। फ्रांस में टेले नामक एक कर क्या था? टेले नामक कर क्या था? भूमि कर था। लैंड रेवेन्यू टैक्स को क्या कहते थे? टेले कहते थे। लैंड रेवेन्यू टैक्स को क्या कहते थे? टेले कहते थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लैंड रेवेन्यू टैक्स हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। फ्रांस के शासक ने राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया, राष्ट्रीय सैनिकों को उचित व्यवस्था हेतु टे नामक कर लगा अनुमति स्टेट जनरल से प्राप्त की, ठीक है। तो पूछ भी ये भी सकता है कि टेले नामक जो कर है वो किसने लगाया? वो लगाया था किसने? चार्ल्स सप्तम ने, ठीक है। टेले नामक कर किसने लगाया? चार्ल्स सप्तम ने लगाया। चार्ल्स सेवेंथ ने टेले नामक कर को क्या किया? लगाया था। चलो, एक और क्वेश्चन जो फिर से रिपीटेड है, और ये क्वेश्चन 100% पीवाईक्यू में आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया है। क्वेश्चन है, फ्रांस के शासक ने ब्रूवो वंश की स्थापना की थी? विच रूलर ऑफ फ्रांस फाउंडेड द ब्रूवन डायनेस्टी? ब्रूवो वंश की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स सप्तम, लुईस 11वां, लुईस 10वां या हेनरी चतुर्थ ने, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं ब्रूवो वंश की स्थापना किसने की थी? हेनरी फोर्थ ने की थी। किसने की थी? हेनरी फोर्थ ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेनरी फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। चलो, रिशलू फ्रांस के किस शासक के अधीन प्रधानमंत्री था? एक आदमी का नाम लिखा गया रिशलू। तो ये रिशलू जो है वो क्या था? प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। अब ये पूछा गया है कि रिशलू किसके अंडर में क्या था? प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। तो आंसर हो जाएगा इसका लुईस 13वां। रिशलू कौन था? लुईस 13वां के अंदर प्रधानमंत्री के पद के ऊपर था, लुईस 14 के ऊपर। आंसर क्या हो जाएगा? लुईस 14 हो जाएगा, ठीक है। चलो, राष्ट्र राज्यों के उदय में कौन से सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं? सामंती व्यवस्था की अराजकता का खात्मा हो गया, पूरी तरीके से सही है। कृषि दासता की समाप्ति हो गई, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सर्वडम था उसकी क्या हो गई? समाप्ति हो गई, सही है। उत्पादन की उन्नत विधियों की खोज को प्रोत्साहन तथा उत्पादन में वृद्धि हुई, ये भी सही है। विनिमय के तरीकों में सुधार हुआ, ठीक है, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ मेथड ऑफ एक्सचेंज में, ये भी सही है। भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला, प्रमोशन ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ये भी क्या है? सही है। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्या है? सही है, ठीक है। एक बार चेक कर लो। थोड़े से टफ क्वेश्चन भी हैं और थोड़े से इजी क्वेश्चन भी हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि अमेरिका में अंग्रेजों ने कौन सी बस्ती को क्या किया? बसाने का काम किया। इस क्वेश्चन को सभी लोग स्टार मार्क मान लो, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन आने की गारंटी है। अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती,
फर्स्ट बस्ती कौन थी जो इंग्लिश लोगों ने बसाई थी? तो वो थी जेम्स टाउन। उस बस्ती का क्या नाम था? उस बस्ती का नाम था जेम्स टाउन। आंसर हो जाएगा डी, जेम्स टाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के किस शासक ने वेल्स का विलय इंग्लैंड में किया? इंग्लैंड का कौन सा शासक था जिसमें वेल्स का भी क्या किया? विलय अपने अंदर किया। तो वो कौन था? नाम बताना है। ठीक है, तो वो कौन था? वो थे हेनरी सेवेंथ। कौन थे? हेनरी सेवेंथ थे। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर चार चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो आपका इंग्लैंड होता, एक वेल्स होता, स्कॉटलैंड होता, आयरलैंड होता। इन सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता। ये इतना थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। रानी मैरी, डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ ने किताब लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की किताब का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम है किताब का। ठीक है, एडम स्मिथ और जेम्स वाट। जेम्स वाट कौन है? जेम्स वाट वो है जिन्होंने स्टीम इंजन की खोज की है। ठीक है, स्टीम इंजन की खोज किसने की है? जेम्स वाट ने की है। ठीक है, अब ये पूछा गया है रानी मैरी, डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ और जेम्स वाट किस देश के नागरिक हैं? ये लोग किस देश से संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है स्कॉटलैंड से। आंसर हो जाएगा बी, स्कॉटलैंड हो जाएगा इसका आंसर। ये चारों लोग कहां से सम्मिलित हैं? स्कॉटलैंड से। ठीक है, चलो इसमें से गलत कथन क्या है उसका पहचान करना है। असंगत कथन की पहचान कीजिए। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है चारों में, ये बताना है। 17वीं शताब्दी में स्पेन और इंग्लैंड के बीच अमेरिका प्रभुत्व स्थापित करने हेतु जल युद्ध हुए जिसमें स्पेन की हार हुई। सही है। रानी एलिजाबेथ प्रथम के खुले समर्थन से इंग्लैंड अमेरिका में बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। ये भी सही है। 1606 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन प्लीमिथ नामक दो कंपनियों को निश्चित क्षेत्रों में उपनवे बसाने व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 1606 में एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ महारानी नहीं थी इंग्लैंड की, जेम्स प्रथम हुआ करते थे। ठीक है, वहां के शासक का नाम था जेम्स प्रथम। तो सी क्या है? गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। अमेरिका में प्रथम अंग्रेज बस्तियों की स्थापना 1607 में थी। ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रानी एलिजाबेथ 1606 में नहीं थी, जेम्स प्रथम उस समय हुआ करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया, उप कथन किसने कहे हैं? तो ये कथन कहे हैं प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? ब्रिटेन के क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, पूरा नाम था लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। ठीक है, तो इंग्लैंड और ब्रिटेन मतलब वही इंग्लैंड। ठीक है, और अमेरिका में क्या चल रहा था? लड़ाई चल रही थी। अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। ब्रिटेन की तरफ से कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सभी ने नाम सुन लिया। ठीक है, तो यॉर्कशायर की लड़ाई जो हुई थी 1781 में हुई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, वो आखिरी लड़ाई थी जो कि लड़ी थी किसने? ब्रिटेन और अमेरिका ने लड़ी थी। उस लड़ाई में इंग्लैंड या ब्रिटेन की हार हो गई थी पूरी तरीके से, और इनको हारने के बाद से ये स्टेटमेंट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था, जिनका नाम है प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा था? हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। हे भगवान, सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका पूरी तरीके से जो था वो निकल गया था। इसीलिए स्टेटमेंट किसने कहा था? वहां के प्रधानमंत्री ने कहा था, जिनका नाम था प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, घटना है 1781 की। लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो 1770 से लेकर 1782 तक ग्रेट ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ हुआ करते थे। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो थोड़े से टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। क्लियर है? चलो, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस किस राष्ट्र का मूल निवासी था? अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का हुआ करता था। सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन से देश का था? इटली का था। क्लियर है? चलो,
अमेरिका पहुंचने वाले यूरोपीय राष्ट्रों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अमेरिका कौन लोग पहुंचे, इसको हमें क्या बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि पहले अमेरिका कौन पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा। जैसे भाग के संदर्भ में कहा जाता है ना, पहले पुर्तगाली पहुंचे, ठीक है, पुर्तगालियों के बाद कौन पहुंचा, डच पहुंचे, फिर इंग्लिश पहुंचे, फिर फ्रेंच पहुंचे, ठीक है, बाद में स्वीडिश पहुंचे। तो ये क्या है, क्रम है, जिस क्रम में भारत में पहुंचे उसी प्रकार से यहाँ पे क्रम बताना है कि पहले कौन पहुंचा था अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया है, ठीक है। अब आपको बताना है अमेरिका में पहले कौन सी कॉलोनी बनाने के लिए, कौन सा देश पहुंचा अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, इंग्लैंड, अरे अमेरिका को, ठीक है। तो कौन सा देश पहुंचा अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, तो पहले कौन पहुंचे, स्पेनिश पहुंचे, फिर पुर्तगाली पहुंचे, फिर डच पहुंचे, फिर ब्रिटिश पहुंचे। आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, स्पेनिश, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, स्पेनिश, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश। क्लियर है। थोड़ी बीच बीच में मेरी आवाज भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं काफी दिन बाद क्लास ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा है। चलो, अमेरिका उपनिवेश में शासन व्यवस्था के बारे में सही कथन बताइए। प्रत्येक उपनिवेश का गवर्नर होता था जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था, सही है। पेंसिल्वेनिया को छोड़कर प्रत्येक उपनिवेश में द्विसंघीय विधायिका थी। निचला सदन संपत्तिशाली लोगों द्वारा चुना जाता था, जबकि ऊपरी सदन का मनोनयन ब्रिटिश गवर्नर द्वारा किया जाता था, सही है। संपत्तिशाली मतलब पावरफुल लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो। उक्त दोनों सदनों को गवर्नर की कार्यकारिणी समिति तथा विधायिकी का सदन कहा जाता था। ये क्रमश ऊपरी सदन तथा निम्न सदन थे, ये भी सही है। जॉर्ज तृतीय की नीतियों ने निम्न सदन तथा उच्च सदन में अधिकारों को उलटकर रख दिया, जिससे उपनिवेश बस्तियां असंतुष्ट हुई तथा क्रांति का जन्म हुआ। आंसर 1 2 3 4 क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 1 2 3 4। चलो, चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड के अनुसार ब्रिटेन तथा अमेरिका के मध्य संघर्ष का मूल कारण क्या था। जो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच क्या हुआ, जो वॉर्स हुए बहुत सारे, और जो क्या हुए, युद्ध हुए, उनके बीच का कारण क्या था, कॉज क्या था, ये बताना है। राजनीतिक असमानता नहीं, सामाजिक वर्ग भेद ये भी नहीं, आर्थिक संघर्ष और असमान कर नीति ये कारण था, सी आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द अनइक्वल टैक्स पॉलिसी, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द अनइक्वल टैक्स पॉलिसी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना जिससे स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक सूत्रपात हुआ, कौन सा था। बॉस्टन टी पार्टी, बॉस्टन हत्याकांड, प्रथम महाद्वीप कांग्रेस या बंकर हिल की लड़ाई। इसको कहते हैं बॉस्टन मैस्केयर। बॉस्टन मैस्केयर सभी लोग जानते हैं, ये अमेरिका के जो स्थानीय निवासी थे और इसके अलावा जो ब्रिटिश थे उनके बीच में हुई थी। इसमें बाद में जाके कुछ अमेरिका के जो मूल निवासी थे जो इस वॉर को लड़ रहे थे, मतलब झड़प हुई थी दो लोग के बीच में, तो ब्रिटिश सोल्जर और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच में झड़प हुई थी। बाद में जाके 3-4 लोग की मृत्यु भी हो जाती है जो कि अमेरिका के मूल निवासी होते हैं। इसी घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोस्टन हत्याकांड। क्या कहते हैं, बोस्टन मैस्केयर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोस्टन मैस्केयर, अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार लीजिए, पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं पढ़ के जाना। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई, 16 दिसंबर 1773 में हुई। 16 दिसंबर 1773 में हुई बोस्टन टी पार्टी घटना, ठीक है। आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। बोस्टन टी पार्टी ये घटना किससे रिलेटेड है, अमेरिका रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड है क्या, बोस्टन टी पार्टी। ये जो दोनों घटना है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड है ये दोनों घटना, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी या फिर बोस्टन हत्याकांड, ये दोनों क्या है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या है, रिलेटेड है। क्लियर है सबको, ठीक है। स्टार मार्क मान लो, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन हत्याकांड। चलो, स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियां किस राष्ट्र की स्वतंत्रता के स्वयंसेवी संगठन थे, ठीक है। तो ये अमेरिका संग्राम के बारे में कहा गया है, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां,
ये किसके बारे में कहा गया है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कहा गया। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिका उपनिवेश बस्तियों पर आर्थिक नियंत्रण माना जाता है। इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर द अमेरिकन कॉलोनीज बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंसिडर्ड टू बी वर्जीनिया एक्ट। वर्जीनिया एक्ट के थ्रू क्या हो गया था? ब्रिटिश संसद का क्या हो गया था? कंट्रोल हो गया था अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर पूरी तरीके से। आंसर हो जाएगा वर्जीनिया एक्ट। क्या हो जाएगा आंसर? वर्जीनिया एक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। बोस्टन न्यूज लेटर ये कब हुआ? ये घटना हुई 1704 में। अमेरिकन मर्करी ये घटना हुई 1719 में। कॉमन सेंस 1791 में हुआ। राइट ऑफ मैन हुआ 1776 में। ठीक है, एक मिनट। कॉमन सेंस 1796 में हुआ और ये वाला राइट ऑफ मैन 1791 में हुआ। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, ख का 2 हो जाएगा, ग का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। बॉस्टन न्यूज लेटर 1704, अमेरिकन मर्करी 1719, कॉमन सेंस 1776, राइट ऑफ मैन 1791 में हुआ। क्लियर है सबको? आंसर हो जाएगा इसका डी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने कौन कौन से एक्ट पारित किए थे? तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ग्रीनविले होंगे कौन से एक्ट पारित किए थे? तो मॉल्सेज एक्ट 1764 सही है, स्टैंप एक्ट 1765 सही है, करेंसी एक्ट 1764 ये भी किया था। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा है? कॉटरिंग एक्ट 1766 ये भी किया था। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा किस एक्ट के प्रत्युत्तर में दिया गया है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार मार्क मारो। ये क्वेश्चन बहुत मतलब चांसेस है पूछने का। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा कहाँ लगाया गया है? ये नारा लगाया गया स्टैंप एक्ट के खिलाफ लगाया गया। आंसर हो जाएगा उसका स्टैंप एक्ट। द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी ऐसा ही नारा लगाया गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी यही सेम नारा लगाया गया था। किसमें लगाया गया था वो आप मुझे बताओगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगाया गया था, ठीक है, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लगाया गया था, कि क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया गया था, कि इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे बताओगे। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कब कहा गया? इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन से मूवमेंट में ये जो स्लोगन है उसको यूज किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, चलो ब्रिटिश संसद को अमेरिका उपनिवेश के संबंध में कर लगाने का कानूनी अधिकार है, उक्त परिभाषा किसने दी थी? प्रधानमंत्री राकिंदम, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, सम्राट जॉर्ज तृतीय, वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड। तो ये जो स्टेटमेंट है, ब्रिटिश संसद को अमेरिकी उपनिवेश के संबंध में कर लगाने का कानूनी अधिकार है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है प्रधानमंत्री रॉकिंघम ने। किसने दिया है? प्राइम मिनिस्टर रॉकिंघम ने क्या दिया है? ये स्लोगन दिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलो, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया? फेवरेट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब बनाई गई? तो ये बनाई गई है 5 सितंबर 1774 में। कब बनाई गई? 5 सितंबर 1774 में बनाई गई। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब पहला पता चल गया, दूसरा भी पता करो। क्वेश्चन देखो 42 क्या है? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब किया गया? व्हेन वाज द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज? सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब ऑर्गेनाइज हुई? तो 10 मई 1775 में हुई। ये 74 में हुआ और ये कब हुआ? 1775 में हुआ। ठीक है, जस्ट एक साल बाद हुआ। पहला वाला 1774 में हुआ, दूसरा वाला 1775 में होगा। ठीक है, चलो, वर्जीनिया संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? रॉबर्ट लिविंगस्टोन, रोजर शॉरमैन,
रोजर शर्मन, जॉन एडम्स या फिर थॉमस जेफरसन? आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, थॉमस जेफरसन हो जाएगा। ठीक है, चलो 44 क्वेश्चन देखो। ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और इन्हें कुछ ऐसा अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ईश्वर ने सब मनुष्यों को क्या है? समान बनाया और इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये किसने कहा? थॉमस जेफरसन ने कहा। आंसर हो जाएगा ए, थॉमस जेफरसन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। इंग्लैंड को प्राकृतिक तौर पर गलत कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहा है किसने? जेम्स ऑटिस ने कहा है। जेम्स ऑटिस ने क्या कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है इंग्लैंड को प्राकृतिक तौर पर गलत कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जेम्स ऑटिस ने क्या कहा है? स्टेटमेंट कहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मृत्युदंड दो। ये किसने कहा है? इसको स्टार मार्क मान लो। ठीक है, ये या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मृत्युदंड दो, ये कहा है पैट्रिक हेनरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट करना। सभी लोग उसको स्टार मार्क मान लेंगे, एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, प्रसिद्ध विचारक अमेरिकी क्रांति की प्रशंसा की है। प्रसिद्ध विचारक अमेरिकी क्रांति की प्रशंसा की है। तरह फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की है। किसने किया है? ये किया है एडमंड बुर्के ने। किसने किया है? एडमंड बुर्के ने किया है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये एडमंड बुर्के वही है जिसने वॉन हास्टिंग के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कार्रवाई चलाने का काम किया था। ये वही ये वाला इंसान है जिसने इंपीचमेंट की कार्रवाई चलवाई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में वॉन हास्टिंग के खिलाफ। वही एडमंड बुर्के, वही एडमंड बुर्के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार मार्क मारो। बोस्टन हत्याकांड किन अधिनियमों का विरोध करते हुए बोस्टन निवासियों और सैनिकों के मध्य टकराव हुआ? ठीक है, तो बोस्टन ये कब हुआ? कौन से राइट्स के थ्रू हुआ था? मतलब जो लोग थे अमेरिका के, वो किस अधिनियम का विरोध कर रहे थे जब ब्रिटिश सोल्जर्स में अमेरिका के मूल निवासियों में झड़प हुआ था? तो वो विरोध कर रहे थे टाउनशेड एक्ट का। किसका विरोध कर रहे थे? टाउनशेड एक्ट का क्या कर रहे थे? अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो विरोध कर रहे थे। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रीनविल द्वारा पारित अधिनियम जिसके अंतर्गत, ग्रीनविल प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, पारित अधिनियम जिसके अंतर्गत अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं के रख रखाव हेतु कुछ व्यय राशि उपनिवेशों को उठाना था, ये कौन सा था? ये कॉटरिंग एक्ट 1774 में लिखा गया था। आंसर हो जाएगा इसका डी, कॉटरिंग एक्ट 1774। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क मार लो और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क मार लो, दोनों को मार लो। ठीक है, ऊपर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोस्टन वाला, बोस्टन निवासियों ने जो किया था। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी वाले में क्या हुआ था ना, वो जो चाय की पत्तियां थी, इंग्लैंड का एक अधिकार हो गया था चाय के ऊपर। अब ये बहुत सारी अन्य कॉलोनियों को पसंद नहीं था, अमेरिका में बहुत सारे लोग थे उनको भी ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो जहाज के ऊपर अमेरिका की क्या रखी थी, अमेरिका के जो निवासी थे रात के समय में जहाज के ऊपर उनका टी का बैग रखा हुआ था। टी के बैग को क्या कर दिया उन्होंने? पानी के नीचे फेंक दिया। जहाज में रखा था, पानी वहीं पे बगल में समुद्र था, समुद्र में उठाकर सब फेंक दिया। ठीक है, उसी को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। चलो क्वेश्चन लास्ट देखो, 50वां। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित की गई प्रथम बस्ती कौन सी थी जिसे यूरोपियों ने बसाया था? अब यूएसए में प्रथम बस्ती कौन सी थी जो यूरोपियों ने बसाया था? यहाँ किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पूछा गया यूरोपियों ने पहला कौन सा बसाया था। ठीक है, तो यूरोपियों ने पहला बसाया था सेंट ऑगस्टाइन। एक जगह है सेंट ऑगस्टाइन अमेरिका में, इस जगह को पहली बार किसने बसाया था? यूरोपियों ने बसाया था। यूरोपीय कंपनियों ने पहली बार कौन सी जगह को बसाया था? अमेरिका में कौन सी जगह बसाया था? सेंट ऑगस्टाइन को बसाया था। आंसर हो जाएगा इसका ए, सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अभी देखो, ये हमारा एक वीडियो लेक्चर है। अब अगर आप इसी तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे तो एक और वीडियो लेक्चर इस चैनल के ऊपर पड़ जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग मैं देखो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी लोग देख रहे हैं, बाय।